दोस्तों दरअसल मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना उनका जो है वो इमेजिनेशन है। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले कहा था, कुछ दिन पहले क्या कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कंप्लीटली फ्लॉप है क्योंकि वहां पर लोग कम होते हैं, झंडे ज्यादा होते हैं और उससे ज्यादा भीड़ तो उनकी नुक्कड़ सभा में होती है। अब इतनी भीड़ आप स्क्रीन पे देख लीजिए, फुल स्क्रीन पे देख लीजिए, अब इतनी भीड़, ये क्या आपको कम भीड़ नजर आ रही है? ये प्रशांत किशोर किस दुनिया में रहते हैं? ये भीड़, झंडे कम लोग झंडे ज्यादा लोग कम नजर आ रहे हैं, इसको भीड़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब प्रशांत किशोर ये तो मालूम है कि बीजेपी की भाषा बोलते हैं और बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तो 1% भी शक नहीं है कि वो चुनाव ही इसलिए लड़ रहे हैं कि उसके बाद अगर स्थिति बनती है, कुछ सीट जीत जाते हैं, तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, नीतीश कुमार को साइडलाइन करें, ये उनका मकसद है। लेकिन ये कहना कि राहुल गांधी की यात्रा बिल्कुल फ्लॉप है, उसमें लोग नहीं आ रहे हैं, हमारी नुक्कड़ सभा में ज्यादा होते हैं, तो जरा एक बार ये देख लें। अगर प्रशांत किशोर का कोई चेला ये वीडियो देख रहा हो तो ये विजुअल एक बार उन्हें दिखा देना। खैर, बात राहुल गांधी की यात्रा के आज के दिन की करते हैं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। दरअसल राहुल गांधी की जो यात्रा के अब तक जो दिन गुजरे हैं, मेरे ख्याल 15 दिन हो गए, 14-15 दिन हो गए, परसों सोमवार को खत्म है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि आज ये जो तीन चेहरे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये तीन चेहरे वो चेहरे हैं जो सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं बदलेंगे। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि देश की राजनीति में यही तीन चेहरे बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं और यही तीन चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। ये बात भी तय है और ये बात बीजेपी भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप स्टालिन को और ममता को भूल रहे हैं। मैं नहीं भूल रहा, स्टालिन को तो बिल्कुल नहीं भूल रहा, लेकिन स्टालिन के बारे में तो बीजेपी जानती है कि उनको हटाना नामुमकिन है और उनसे मुकाबला बीजेपी कर भी नहीं सकती। ममता बनर्जी का भरोसा कोई नहीं है। तो असल में हिंदी हार्टलैंड जिसको कहते हैं आप, जहां बीजेपी की जान बचती है, वहां से ये तीन चेहरे ही बीजेपी का बोरिया बिस्तर गोल करने वाले हैं। यूं भी आज अखिलेश यादव यात्रा में शामिल हुए तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि अवध में हराया है, अब मगध में हराएंगे। बहुत अच्छा जुमला उन्होंने जोड़ा। लेकिन असल बात यह है कि अखिलेश यादव के आज इस भारत जो वोटर यात्रा है राहुल गांधी और तेजस्वी की, इसमें शामिल होने से एक बहुत बड़ा बूस्टअप ना सिर्फ बिहार में महागठबंधन को मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के महागठबंधन को भी इसका फायदा होगा। और अखिलेश यादव ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में हो रही हर घटना का असर उत्तर प्रदेश में होगा ही होगा। इसलिए वो चाहते ना चाहते इस यात्रा से दूर नहीं रह सकते थे। लेकिन आज बिहार की धरती पर अखिलेश यादव की मौजूदगी ने जो जोश और बढ़ा दिया। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी के जो कार्यकर्ता चार्ज्ड अप है बुरी तरह से, उस चार्ज को और ज्यादा बढ़ा दिया अखिलेश यादव की मौजूदगी ने। और आपको मालूम है, इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने तो एक जो है वो एक राग छेड़ा हुआ है, राहुल गांधी ने दूसरा राग छेड़ा हुआ है, अखिलेश यादव ने तीसरा राग छेड़ा। आपको मालूम है, तेजस्वी यादव पूरी यात्रा के दौरान बिहार के प्राइड की बात कर रहे हैं कि क्या गुजरात के लोग तय करेंगे कि बिहार में कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। अखिलेश यादव ने आज ये बात छेड़ी कि दरअसल अब वक्त आ गया है इस देश को मैसेज देने का कि अब बीजेपी और उनके सहयोगियों की बिहार से बाहर का वक्त आ गया है। ये दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं।
जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। तेजस्वी के साथ अखिलेश, उससे पहले स्टालिन, इन सब का ना एक चीज और पूरा मैसेज कर गया है कि विपक्ष ने राहुल गांधी को नेता मान लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर जब भी बात होगी अगुवाई राहुल गांधी करेंगे, ये बात अब तय हो गई। अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चिपकाने में कामयाब हो गए हैं, उसका असर बीजेपी के अंदर आपको दिख रहा है। बीजेपी के अंदर बौखलाहट किस कदर पहुंच गई है कि सीधा मारपीट पे उतर आई है, कांग्रेस ऑफिस पर हमला कर रही है, एक प्लांटेड आदमी से मोदी जी को गाली दिलवा रही है, फिर उसको मुद्दा बना रही है। और बीजेपी अच्छी तरह से जानती है ये मुद्दा भी 2-3 दिन, एक दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, ये मुद्दा भी फुस हो जाएगा। लेकिन बौखलाहट बाहर आ रही है। अब बीजेपी की बौखलाहट किस कदर बाहर आ रही है, इसका एक उदाहरण आज और मैं आपको दिखाता हूं कि बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालवीय, आपको मालूम है दुनिया भर का झूठ परोसते हैं। उन्होंने आज एक सोनिया गांधी को लेकर एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। उन्होंने एक अरशद मदनी, प्रेसिडेंट ऑफ जमायत उलमा ए हिंद, जो मुस्लिम संगठन है, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके एक बयान को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। पहले आप वो बयान सुनिए जो इन्होंने कहा था, फिर मैं आपको बताता हूं अमित मालवीय ने कैसे इसको ट्विस्ट किया था। पहले अरशद मदनी जी का बयान सुनिए। अब चीफ मिनिस्टर तो उस घराने और उस खानदान का फर्ज है कि जिसने रोटियां तोड़ी हैं हमेशा कांग्रेस की, लेकिन ज़हन दिमाग आरएसएस का था। हमने कहा सोनिया जी से कि आप इसको टिकट मत दीजिए। मैंने खत भेजा उनको, मगर उन्होंने नहीं माना और टिकट दे दिया। आज वही हेमंत तो है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। सुना आपने, अरशद मदनी ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि हिमंता बिस्वा शर्मा को टिकट नहीं देनी, क्योंकि वो खाता कांग्रेस की था और सोच संघ की थी। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी, सोनिया गांधी ने नहीं मानी, टिकट दे दी। सीधी सीधी बात उन्होंने ये बोली। अब इसको देखिए अमित मालवीय ने क्या ट्विस्ट दिया कि उनका बयान को कहा कि मैंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी कि हिमंता बिस्वा शर्मा को टिकट ना दे, क्योंकि वो आरएसएस का है दिमागी तौर पे, और वो अब असम को जो है वो आग में झोंक रहा है। इतना सा पोर्शन उसका उठाया और नीचे लिख रहे हैं, द क्वेश्चन इज डू मॉलवीज डिसाइड हु गेट्स कांग्रेस टिकट, becoming increasingly clear that Congress stands on wrong side of the civilizational debate। इससे ट्विस्ट देने की कोशिश की कि कांग्रेस में टिकट मौलवी डिसाइड करते हैं, और इससे साबित होता है कि कांग्रेस किसके साथ है। ये फिर हिंदू मुसलमान देने की कोशिश करी और सोशल मीडिया पर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ये आदमी भूल गया कि अभी एक दिन पहले ही इनके मुखिया मोहन भागवत ने क्या कहा था कि ये मुसलमान भारत के हैं, और जो ये सोचता है कि मुसलमान के बगैर भारत हो सकता है तो वो बहुत नासमझ है, वो हिंदू नहीं है। ये भागवत का बयान था, मेरा नहीं था। लोगों ने तुरंत याद दिला दिया। फिर अमित मालवीय, उसको मालूम है, फिर तो भाग जाते हैं एक बार करने को। खैर,
इस तरह के झूठे नैरेटिव किसी न किसी तरह से इस यात्रा को डिफेम करने की कोशिश की जा रही। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई लोग नहीं जुड़ रहे, अगर आपको लगता है राहुल गांधी को सिर्फ देखने का शौक है, लोग इसलिए आ रहे हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा में झंडे ज्यादा है, लोग कम है, तो ये सब कोशिश क्यों की जा रही? ये सब चीजों की क्या जरूरत है? राहुल गांधी नहीं, सही तो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब मैं कह रहा हूं कि आप वोट चोर हो तो जवाब क्यों नहीं दे रहे, उसको मना क्यों नहीं कर रहे, उसके बारे में क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे, उसको झूठा क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? कुमार जी, अगर मैंने आपसे कहा कि आप चोर हो और अगर आपने चोरी नहीं की तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कहोगे खबरदार तुम्हें मुझे चोर बुलाया, बोलोगे ना? अगर चोरी की है और मैं कहूंगा चोरी की है, बिल्कुल चुप हो जाएगा, एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। देखिए, जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हुई थी, उस दिन मैंने वीडियो में एक चीज कही थी, याद है आपको? मैंने कहा था कि बिहार का डीएनए थोड़ा सा अलग है। बिहार में परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है, पारिवारिक संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए मैंने उस दिन वीडियो में गुजारिश की थी कि अगर हो सके तो तेजस्वी को भी अपनी बहनों को यात्रा में शामिल करना चाहिए। अब वो बात सुनी है, जो भी हुआ, इत्तेफाक है कि आज तेजस्वी यादव अपनी बहन रोहिणी आचार्य को भी यात्रा में लाए। अखिलेश यादव भी थे, रोहिणी भी थी, राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी यादव भी थे। तो उस दिन जो मैसेज मैंने कहा था ना, कि जो लोग कह रहे थे, खास करके महिलाएं, कि हम राजीव गांधी के बेटा बेटी को देखने आए हैं, लालू के बेटा बेटी भी आज उसमें था, और लालू प्रसाद यादव की फैमिली के साथ वहाँ एक कनेक्शन है, आप जितना मर्जी डिनाई कर लीजिए, लेकिन जो उनका एक एमवाई फैक्टर है, मुस्लिम यादव, वो उस परिवार के साथ खड़ा है। अब ऐसे में अगर उससे बाहर जाना है तो एक पारिवारिक रिश्ता जोड़ना जरूरी है। और जब खास करके रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, एक किडनी अपनी डोनेट की, वो अगर यात्रा में शामिल होती है, तेज गर्मी में पसीने से लथपथ, लेकिन अपने भाई के साथ और अपने भाई जैसे राहुल गांधी के साथ वो खड़ी है, वहां पर अखिलेश यादव के साथ खड़ी है, तो बिहार की जनता में मैसेज जो जाना था वो गया और वो जाएगा भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो तेजस्वी यादव राहुल गांधी कर रहे हैं, उसके बारे में, उसको लेकर, उससे मिले अट्रैक्शन को लेकर जो अखिलेश यादव ने आज बात कही है कि अब बिहार से बाहर का वक्त आ गया है, क्या ये बात अभी लग रहा है ऐसा? क्योंकि चुनाव में अभी 2 महीने के आसपास है, या 2 महीने ये मोमेंटम बना रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 महीने का मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस यात्रा तक ही राहुल गांधी को लगता है इस यात्रा से बहुत बड़ा असर हो जाएगा। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में लोग बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं। ये यात्रा आज तो याद है लोगों को, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद निकल जाएगी दिमाग से। इसलिए कांग्रेस ने प्लान बनाया कि अब इस यात्रा के बाद बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर फिर से सड़कों पर उतरा जाएगा। यानी ये जो यात्रा का प्रोसेस है, ये किसी न किसी रूप में कंटिन्यूअस रहेगा। आप याद कीजिए, ये राहुल गांधी की इस यात्रा से पहले कांग्रेस ने बिहार में एक और यात्रा की थी, जिसका आजकल हम जिक्र करना भी भूल जाते हैं, जबकि शुरुआत वहीं से हुई थी। वो थी कन्हैया की यात्रा, रोजगार यात्रा, रोजगार दो पलायन रोको यात्रा। उस यात्रा से शुरुआत हुई और राहुल गांधी की यात्रा तक पहुंची। इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बेहद जरूरी है कांग्रेस के लिए भी, आरजेडी के लिए भी। क्योंकि देखिए, आपने अगर मैदान छोड़ा तो बीजेपी मैदान मार जाएगी। नैरेटिव बनाने में वो बहुत सक्षम है, झूठे मुद्दे उठा के उसको खींच के कुछ भी नैरेटिव बना सकती है, फिर आप उसको
लकीर पीटते रहिए, उसको झूठ साबित करते रहिए, तब तक गाड़ी निकल जाती है। लोकसभा चुनाव के बाद मैंने ये देखा है कि राहुल गांधी ने ये जरूर सबक सीखा है कि बीजेपी को अपना नैरेटिव बनाने का मौका ही मत दो। आप अपना नैरेटिव बनाओ और उस नैरेटिव पे ही टिके रहो और उसको और लंबा खींचो, बीजेपी के लिए जगह ही नहीं छोड़ो। अगर संविधान खतरे में है, ये राहुल गांधी ने शुरू में बोल के छोड़ दिया होता तो बीजेपी उसका काट निकाल के कोई और नैरेटिव ले आई होती, लेकिन राहुल गांधी ने उस मुद्दे को छोड़ा नहीं। कंटिन्यूअस संविधान की किताब हाथ में लेकर लोगों के बीच बात करते रहे, इसलिए वो मुद्दा लोकसभा चुनाव में असर दिखा गया। बल्कि मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ये जानते हैं, और राहुल गांधी ने ये कहा भी है, मुझे मालूम है कि वो थोड़ा लेट हो गए इस मुद्दे का। अगर कहीं 6 महीना पहले ये मुद्दा उठाया होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजेपी 240 तक भी पहुंच पाती। उतने कम समय में इतना इंपैक्ट किया कि बीजेपी 240 पे अटक गई, क्योंकि वो छोड़ा नहीं। इसलिए वो सबक वहां से राहुल गांधी ने सीखा है कि कोई भी मुद्दा उठाओ, ये छोड़ना नहीं। और ये वोट चोरी का मुद्दा तो संविधान के मुद्दे से भी बड़ा हो गया है, और इसको अब आप संविधान खतरे में है उससे जोड़ के राहुल गांधी इसको और लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ बिहार तक नहीं है। बिहार के बाद अभी बहुत से चुनाव है और लोकसभा तो सबसे बड़ा टारगेट है ही। मोदी जी को घेरने का इस वक्त सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा हथियार राहुल गांधी को मिला है, जहां वोट चोर का एक ठप्पा लगाने में कामयाब हो पा रहे हैं। अभी दिख रहा है कि वो कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में इस पर बात तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। कहीं किसी के पास चले जाइए, बात तो हो रही है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप पत्रकार हैं, आप बताइए क्या सच में वोट चोरी हो सकती है। अब हम क्या जवाब दें क्या नहीं दें वो अलग बात है, लेकिन लोग सवाल तो पूछ रहे हैं ना। लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उसका मतलब उनके दिमाग में एक डाउट तो पैदा हो गया है, और फिर लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ यार, वहां हैरानी हुई थी कि उसका रिजल्ट कैसे आया, ऐसे वहां हैरानी हुई थी इसका रिजल्ट कैसे आया था। यानी पूरे देश में कहीं ना कहीं ये वोट चोरी का मुद्दा घर तो कर गया है। अब इसको यहां छोड़ना नहीं है, इसको और बढ़ाना है। ये राहुल गांधी का क्लियर मैसेज है अपनी पार्टी को, तो खास करके कोशिश उनकी है कि पूरे इंडिया गठबंधन में इसका मैसेज जाए। मैं एक पत्रकार के तौर पर यह कह सकता हूं कि अगर इतना बड़ा मुद्दा है, अगर इसमें सब कुछ भुला के ममता बनर्जी कहीं शामिल हो जाती, इस बिहार में आ जाती, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का है, ये SIR अगली बार उन्हीं के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अगर वो बिहार में एक बार शामिल हो जाती ना, तो कांग्रेस को शायद बंगाल में उतना फायदा नहीं होता जितना ममता बनर्जी को होता, क्योंकि एक मोमेंटम बन जाता है। यहां से ममता बनर्जी यहां से मशाल लेके अपने यहां पर फिर इसको और प्रज्वलित करती है। लेकिन उनको कई बार मुझे लगता है, कई बार क्या बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बीजेपी से ज्यादा राहुल गांधी से दूरी पसंद है। ये कई बार मुझे लगता है और अभी भी लगा। इसमें अब क्या कह सकते हैं, कोई नुकसान उन्हीं का ज्यादा होगा, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा स्टेक तो दांव पे है नहीं, ममता बनर्जी का स्टेक जरूर दांव पे। अगर यहाँ साथ दे देती तो ये सभी लोग बंगाल में ममता का साथ जरूर देते। खैर, बात ममता की चली थी तो ममता से मुझे एक और शख्स याद आया, जगदीप धनखड़, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, जिनकी कोई खोज खबर नहीं। एक खबर आई है, उनकी खबर आई है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है किसको, राजस्थान सरकार को, कि मुझे जब वो विधायक थे पेंशन उसकी चाहिए। अच्छा, मजे की बात है, यहां भी याद जगदीप धनखड़ जी को कांग्रेस ही आई। उन्होंने लिखा कि वो 1993 में कांग्रेस की टिकट पर किशनगढ़ से विधायक थे, कांग्रेस की टिकट पर किशनगढ़ से विधायक है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं विधायक, इसलिए उसकी पेंशन दी जाए, जो अब तकरीबन कहते हैं 42,000 के आसपास बनती है। तो अल्टीमेटली कांग्रेस को छोड़ के कहीं भी चले जाएं, चिड़िया कहीं भी दाना चुग ले, याद फिर भी कांग्रेस की ही आती है। जगदीप धनखड़ ने ये साबित कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।